तो आइए आज के विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। कहा जाता है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो इसी सिद्धांत के साथ आज के इस लाइव इंटरेक्शन की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि इस लाइव इंटरेक्शन के बारे में हम चर्चा शुरू कर सके, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम भास्कर ज्योति है और अभी बीपीएससी के 63वीं परीक्षा में मैंने 38वीं रैंक हासिल की थी और अभी मैं बतौर सब रजिस्ट्रार सीवान में पोस्टेड हूँ। दोस्तों, यह लॉकडाउन का समय चल रहा है। लोगों की पढ़ाई बंद है, लोगों की गतिविधियाँ बंद है, मूवमेंट बंद है। तो इस स्थिति में मन में कई बार सवाल उठता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करनी चाहिए या अपने पढ़ाई को किस तरह से दिशा दूँ, क्या मुझे दिन भर पढ़ते ही रहना चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें आपके मन में उठती होंगी। कभी आपके अपने व्यक्तित्व के ऊपर संदेह होता होगा, कभी आपको यह लगता होगा कि क्या मुझे और कुछ करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उसका रास्ता सही है या नहीं सही है। तो आज इन्हीं विषयों पर हमें चर्चा करनी है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो एक बार सभी लोगों का नमस्कार। मैं एक बात आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखिए, हम सबको जो है सो समय का पाबंद रहना चाहिए। और जब आप समय का पाबंद रहेंगे, जब आप एक बार सिविल सेवा में जाएंगे, चाहे वह यूपीएससी के माध्यम से जाएं चाहे बीपीएससी के माध्यम से जाएं, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको ट्रेनिंग से लेकर सर्विस के दौरान मेंटेन करके रखना है, वह होता है समय की पाबंदी। वह डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है। यदि हमने तय किया था कि आज 8 बजे आप सबके साथ संवाद करना है, आप सब ने तय किया था, आपने ही मुझे इस विषय पर जो है सो आपसे संवाद स्थापित करने का मौका दिया, आपने ही रखा कि इस बात पर बातें की जाएं। तो यह हमारी आपकी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उचित समय पर एक साथ जो है सो हम लोग जुड़ जाएं। तो चलिए, जो लोग जुड़े हैं उनके साथ आज यह जो संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए, उसको गति दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कहानी ऐसा है कि मैं 2009 ईस्वी के मैं 2009 ईस्वी सीनियर डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में क्या अंतर है, और सब राज्य में सिर्फ डिप्टी कलेक्टर होता है लेकिन बिहार में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, यदि अंतर है तो बड़ा पोस्ट कौन है। बिल्कुल नीतीश जी, इस बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि क्या अंतर है। मेरी माता श्री भी जुड़ चुकी हैं, माता श्री को प्रणाम। तो दोस्तों, ये है कि मैं दिल्ली गया था जब अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 2009 ईस्वी में। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाका में एक क्रिश्चियन कॉलोनी करके एक जगह है, जहाँ पे मैं सबसे पहले गया था रहने के लिए। हमारे कुछ परिचित लोग वहाँ पे रहते थे, मेरे बड़े भाई वहाँ पे रहते थे। और जब मैं वहाँ गया तो अचानक से मुझे लगा, देखिए हम लोग उससे पहले स्कूल के छात्र हुआ करते थे, और स्कूली जीवन में और अचानक से जब आप कॉलेज के जीवन में चले जाते हैं और आप एक बृहत्तर लक्ष्य के साथ जाते हैं कि आपको कुछ मुकाम हासिल करनी है, तो कई बार आपको लगता है कि अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। और कई सारी आपके मन में जो है सो जिज्ञासाएं होती होंगी कि आईएएस बनना है तो कितना देर पढ़ना है, एसडीएम बनना है तो कितना देर पढ़ना है, क्या दिन भर पढ़ते ही रहना है। तो ऐसी ही जिज्ञासाएं मेरे भी मन में थी जब मैं दिल्ली गया था। और जब मैं मुखर्जी नगर में रहने गया तो वहाँ पे मैंने देखा, जो सीनियर्स थे, एक बड़ा सा छोटा सा कमरा होता था, एक बहुत ही छोटा सा कमरा, और उस कमरे में रोशनी नहीं आती थी, बहुत ही अंधकूप सा होता था। खास करके जो लोग दिल्ली जानते होंगे, मुखर्जी नगर का इलाका जानते होंगे। मेरी बहन भी जुड़ चुकी हैं, कुमारी पल्लवी जी, आपका भी स्वागत है। और आपको बताते चलें कि कुमारी पल्लवी जी का भी चयन 60-62वीं बैच में बतौर एक्साइज ऑफिसर के रूप में हुआ था, वह भी जुड़ चुकी हैं। तो यह आप सबके लिए भी अच्छा है, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब वहाँ से भी मिल जाएगा। रोशन जी नमस्कार। रोशन जी का धन्यवाद कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहरसा की ओर से मुझे आप सबके साथ संवाद स्थापित करने का यह मौका मिला। तो दोस्तों, मैं जो बता रहा था कि एक छोटा सा कमरा होता था, अंधेरा, और मैं सीनियर्स को देखता था कि उसमें 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा वो लोग खुद को कैद करके रखते थे। मुझे यह नहीं पता कि उसमें वह हर 17 घंटा, 18 घंटा या 24 घंटा में क्या करते थे, क्या सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे या अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते थे। लेकिन हाँ, मैं यह जरूर देखता था कि उनका कमरा हमेशा बंद होता था और बड़ा ही सीरियस सा माहौल होता था। तो मैं शुरुआत में गया था, आप समझ लीजिए कि एक 12th क्लास का बच्चा यदि जाता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। तो बड़ा डरा सा, सहमा सा कि इन लोगों के साथ रहना है, ऐसी ही पढ़ाई करनी है।
तो मन में बहुत सारा संदेह था अपने ऊपर, संदेह भी हो रहा था क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और मैं आपको आपके साथ एक वाकया और शेयर करना चाहूँगा। वो बात लगभग 2010-11 ईस्वी की है। और उसी समय एक अखंड प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति थे, सीनियर थे। आदित्य जी का नमस्कार नाम। और उनका चयन हुआ था संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में उनका चयन हुआ था। उनकी अच्छी रैंक थी, मुझे ठीक से ध्यान में तो नहीं है, लेकिन शायद 10 रैंक रहा होगा। पूरे मुखर्जी नगर में यह हल्ला हो गया कि अखंड प्रताप सिंह जी का सिलेक्शन हो गया। लेकिन यकीन मानिए, मैं उस इलाके में लगभग 1 से 1.5 साल रहा, कभी उनसे मुलाकात करने का जो मौका है वह मुझे नहीं मिल पाया। तो कहने का यह तात्पर्य है कि जब तक मैं मुखर्जी नगर के उस इलाके में रहा तो मेरे मन में दो चीज़ें थी कि क्या 17 घंटा 18 घंटा पढ़ना होता है, और क्या सिर्फ पढ़ना ही होता है तभी आप इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद मैं जेएनयू चला गया। और जब मैं जेएनयू गया तो उसी साल मेरी बैचमेट थी एक प्रज्ञा आनंद, और प्रज्ञा आनंद अभी दिल्ली में एसीपी हैं। उनका यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन हो गया था। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद अभी दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। वो हमारी बैचमेट थी, हमारी क्लासमेट थी, और हमने साथ में ही इंट्रेंस क्वालिफाई किया था, हम साथ में ही बैठकर पढ़ते थे। और जब उनका सिलेक्शन हो गया तो अचानक से जो हमारा एक आउटलुक था कि अच्छा किस किस तरह के लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, वह बहुत ही मतलब तीव्र गति से बदल गया। मतलब मुखर्जी नगर में रहने तक मेरा मेरा मनोभाव यह था कि पढ़ने के लिए, मतलब इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको 17-18 घंटा पढ़ना होता है, एक कमरे में कैद करके रखना होता है, और तभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला और जब मैं जेएनयू गया तो मेरे मन में, मतलब मेरा जो विचार था वह काफ़ी बदला। और मैंने देखा कि हर साल जेएनयू जैसे जगह से कई सारे लोगों का सिलेक्शन होता है, आपके साथ बैठे हुए लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पे प्रकाश जी का नमस्कार है आपका जुड़ने के लिए। तो वहाँ पे मैंने पाया कि जो लोग बहुत सहजता के साथ सिलेक्ट हो जा रहे हैं, बहुत ही सहज भाव के साथ, सरल भाव के साथ, सुलभ भाव के साथ सिलेक्ट हो जा रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति मुखर्जी नगर में रहने वाले लोगों के साथ काफ़ी भिन्न होती थी। जहाँ एक और मैं मुखर्जी नगर में देखता था कि लोग 17 घंटा तक अपने कमरे में कैद रहते थे, वहीं मैं जब जेएनयू गया तो वहाँ मैंने पाया कि लोग अपने दैनिक चर्या के साथ, मतलब यदि आपको 3-4 घंटे की क्लास करनी है तो 3-4 घंटे की क्लास किए। उसके बाद हमारी बहुत सारी पार्टीज हुआ करती थी। उसके बाद हम जो है सो ढाबा पे बैठ के चाय पिया करते थे, साथ में मूवीज़ देखा करते थे, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में शामिल हुआ करते थे, और उसके साथ साथ लोगों का सिलेक्शन हो जाता था। और धीरे धीरे यह एक सहज भाव हो गया, धीरे धीरे यह एक सहज प्रक्रिया हो गई। शुरुआत में तो हम भी देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि सामने में बैठने वाला, लाइब्रेरी में बैठने वाला व्यक्ति आईएएस बन गया। तो शुरुआत के समय में हमें भी लगता था कि अरे मतलब अब तो वह बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हो गया। लेकिन धीरे धीरे यह एक सहज वृत्ति हो गई, मतलब उनके साथ डेली उठना बैठना, उनके साथ मिलना। हमारे साथ एक राहुल धोते साहब हुआ करते थे, अभी मध्य प्रदेश में कलेक्टर हैं। वह हमारे साथ ही बैठते थे। कई बार वो आंसर्स लिखते थे तो दिखाते थे कि भास्कर ये देखो इसमें ठीक है या नहीं, इसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है। वो काफ़ी उनकी उनकी भी जो गतिविधि रहती थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में रहती थी। और फिर उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद हमें लगा कि अच्छा अब तो वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगे, क्योंकि अब तो वह आईएएस हो गए हैं, वह तो कलेक्टर हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब तक उनका जेएनयू में रहना हुआ, हम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करते रहे। वो हमसे बड़े थे, एक जो अग्रज भाव होता है उसके साथ उन्होंने हमें हमेशा जो है सो एक तरह से बताते रहे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद कहने का यह तात्पर्य है कि धीरे धीरे यह एक सामान्य भाव हो गया कि अच्छा ठीक है, मतलब सफल आप हो सकते हैं, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में शामिल होकर भी सफल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक वक्त आया कि 2017 में मैंने खुद यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया उस इंटरव्यू में, लेकिन उसके तुरंत बाद बीपीएससी का फॉर्म आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, अभी 38वीं रैंक के साथ। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे माँ पिताजी भी जुड़े हुए हैं, मेरी बहन भी देख रही हैं, और भी बहुत सारे लोग, सहरसा के लोग जो मुझे जानते हैं अच्छे से, वो जानते हैं कि मायानंद सिंह जी का भी स्वागत है। हाँ प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका नेट काम नहीं कर रहा है तो यह वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन इसी तरह से जो है अपना उत्साह बनाए रखें। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं जो कह रहा था कि जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना ज़्यादा व्यस्त रहता था अपने दैनिक जीवन में। मतलब मैं कभी किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहा,
किसी ने मुझे देखा नहीं। लोग तो इवन मजाक में यहाँ तक भी कह देते हैं कि अरे भास्कर भैया तो सेटिंग से अपना सिलेक्शन करवा लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे कभी इस तरह से, मतलब जो एक गंभीर पढ़ाई जिसे आप कहते हैं, गंभीर पढ़ाई एक दिखने वाला गंभीर पढ़ाई होता है और एक गंभीरतापूर्वक सच में पढ़ाई होता है। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। आप इन दो बातों को समझिए कि एक गंभीर पढ़ाई होती है और एक गंभीर दिखावा होता है। तो आपको गंभीर दिखावा नहीं, गंभीर पढ़ाई करनी है। और मैं हर बार कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि गंभीर पढ़ाई वही होती है कि यदि आप साल 2 साल के बाद परीक्षा देना चाहते हैं तो गंभीर पढ़ाई का यह मतलब है कि आप 7 से 8 घंटा हर दिन पढ़ रहे हैं, तो वह गंभीर पढ़ाई है। लेकिन आप अपने दोस्तों के बीच यदि यह दिखावा करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं 18 घंटा तक जो है सो अपने कमरे में कैद रहूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मेरे से निम्न हो क्योंकि तुम इस तैयारी में नहीं हो, तो यह दिखावा है। इसे आप गंभीर दिखावा कह सकते हैं यदि व्यंग की बात मैं करूँ तो इसलिए दोस्तों मुझे हमेशा लगता है, और मैं आपसे यह भी कहता हूं कि देखिए, यह जो सिविल सेवा की तैयारी होती है, यह चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या बीपीएससी की तैयारी हो, यह एक ऐसी तैयारी है जिसमें एक सेवा भाव होना चाहिए। उसमें आपके एक व्यक्तित्व का विशेष पहचान होना चाहिए। और वह व्यक्तित्व, वह अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना जाता है जो कि एक सिर्फ किताबी कीड़ा होता है। आपने देखा होगा, आपने अभी हाल में न्यूज़ सुना होगा, यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस पे हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक आईएएस थे जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग तैयारी करते समय इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनका चयन नहीं होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वह आत्महत्या कर लेते हैं। आए दिन आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व को उस तरह से सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं। अपने व्यक्तित्व में उस तरह का जो एक डिटर्मिनेशन होता है, एक तरह का बोल्डनेस होता है, वह उनके व्यक्तित्व में नहीं आ पाता है, जो कि उनको एक अच्छा नागरिक बना सके, जो एक उनको एक बोल्ड पर्सनालिटी बना सके, एक ऐसी पर्सनालिटी जो हर तरह के मुसीबतों को झेल सके। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका चयन हो जाता है, लेकिन वो सर्विस के प्रेशर को, उस तनाव को झेल नहीं पाते हैं, फिर उसके बाद वो रिजाइन दे देते हैं। आपने ऐसी भी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। जब आप सिविल सेवा में जाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे तनाव को एक साथ झेलना पड़ेगा। कभी आपको जो आपकी सर्विस कंडीशन होगी उसका तनाव होगा, कभी आपको पारिवारिक तनाव हो सकता है आप परिवार में उस तरह से समय ना दे पाए। और इस तनाव के बीच में यदि आप संतुलन नहीं बना पाएंगे तो फिर वही होगा, या तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे या फिर आप कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व को अपने तैयारी के दौरान से ही उस सांचे में ढालें, जब आप एक प्रखर व्यक्तित्व, एक प्रखर व्यक्ति बनकर सामने निकले। और उस प्रखर व्यक्तित्व के मालिक स्वामी आप तभी हो सकते हैं जब आप सिर्फ अपने आप को एक कमरे में कैद नहीं रहेंगे। मनोज जी को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी सीमान के कार्यकर्ता हैं। मनोज जी का बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी से अभी हमारे कार्यालय में मिलना हुआ था। मनोज जी मेरे से मिलने सिवान आए थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो मनोज जी का नमस्कार इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाना चाहिए। और उस व्यक्तित्व को आप बहुआयामी कैसे बना सकते हैं, तो उन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। और यकीन मानिए, यदि आप किताबी कीड़ा बनेंगे तो मेरे हिसाब से आप सफल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप परीक्षा में प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर जाए, मेंस की परीक्षा पास कर जाए, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है वहां पे आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा पक्ष उभर कर सामने आ जाएगा। जयंत जोशी जी का नमस्कार। जयंत मेरा अनुज जैसा है। आपको भी इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आप एक ऐसा व्यक्तित्व लेके जाएंगे कि आप शाय महसूस करेंगे। और दोस्तों, आज इस परिचर्चा में सबसे पहले मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि देखिए, 3 चरण में परीक्षा होती है सिविल सेवा की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आज सबसे पहले मैं इंटरव्यू की बात करूंगा। क्यों इंटरव्यू की बात करूंगा? क्योंकि इस परिचर्चा में हमारा विषय है कि अन्य गतिविधि में आपको क्यों शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में आपको एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर जाना है जिसमें कॉन्फिडेंस दिखे, जिसमें एक बोल्ड पर्सनालिटी दिखे। आपको बोर्ड के मेंबर्स के साथ, जो 5 मेंबर बोर्ड में रहते हैं, उनसे बात करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप अपने व्यक्तित्व, आप अपने जो बातें हैं, आप अपनी विचारों को प्रखरता के साथ वहां पर रख सके, कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर रख सके। और यह कब हो पाता है? जब आप स्कूल के दिनों में किसी न किसी गतिविधि में शामिल होते हैं। दोस्तों, मेरा जब यूपीएससी का इंटरव्यू था, तो यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म भरना होता है जिसे हम डैफ कहते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, DAF, डैफ। तो उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी हॉबी लिखनी होती है। तो मैंने अपने हॉबी में लिखा था क्रिएटिव राइटिंग।
मतलब सृजनात्मक लेखन, ये मैंने अपने हॉबी में लिखा था। तो एक बड़ा ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन के द्वारा कि क्या भास्कर जी आपको लगता है कि हमारी जो स्कूल की शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, वह सच में सृजनात्मक है, वह क्रिएटिविटी को जो है सो प्रमोट करता है? तो मैंने उन्हें आंसर दिया था कि सर, दुर्भाग्यवश जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी प्राथमिकता क्या थी। आपको पता होगा कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था हमारे देश की शिक्षा बहुत कम थी। तो उस समय हमारी प्राथमिकता थी कि अपने देश के शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ाया जाए, लिटरेसी को किस तरह से बूस्ट किया जाए, हमारी प्राथमिकता यही थी। तो इसलिए इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया गया कि किसी तरह से आप रट रट के, जिसे हम रॉट लर्निंग कहते हैं, किसी तरह से रट रट के किताबी कीड़ा बनकर हम किसी तरह से ज्ञान को अपने अंदर जो है सो अर्जित कर लें और उसे परीक्षा में जाकर जो है सो एक तरह से उल्टी कर दें, उस ज्ञान की जो है सो इस ज्ञान को वहाँ पे उलट दें ताकि आपका किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब आज़ादी के 72 साल के बाद स्थिति बहुत बदल चुकी है, परिस्थिति बहुत बदल चुकी है। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। सुग्रीव भैया का बहुत बहुत नमस्कार, और सुग्रीव भैया का हृदय से आभार भी कि एक बार फिर से जो है सो आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला। इसमें निश्चित रूप से सुग्रीव भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, बहुत बड़ा हाथ रहा होगा। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि अब जो है सो हमारी जो प्राथमिकता है वह बदल चुकी है। अब हमारी प्राथमिकता है कि हमें अपने शिक्षा पद्धति में किस तरह से सृजनात्मकता लाना है, और वह सृजनात्मकता किस तरह से लाया जाएगा, चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। आपने सुना होगा कि स्कूल के पाठ्यक्रम में शनिवार को या किसी अन्य दिन पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने जरूर नाम सुना होगा। उस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। छोटे स्तर पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन, गायन प्रतियोगिता जिसे हम अंत्याक्षरी कहते हैं, डिबेट प्रतियोगिता, ऐसे प्रतियोगिता, इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उन प्रतियोगिताओं को हम क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। और यही हमारे शिक्षा पद्धति की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक हम इन एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर का क्या अर्थ होता है कि जो करिकुलम के अतिरिक्त है। एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे जो संविधान के इतरत्तर विषय होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। उसी तरह से जो विषय कॉन्स्टिट्यूशन के अलग होता है, उसी तरह जो विषय करिकुलर के अलग होता है हम उसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो यह हमारे शिक्षा व्यवस्था की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन चीज़ों को हमारे शिक्षा व्यवस्था का निश्चित कंपोनेंट होना चाहिए, निश्चित तत्व होना चाहिए, उसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं। और यही कारण है कि लोग हमेशा यह समझते रहते हैं कि नहीं, पढ़ाई ही सब कुछ है। और आपने देखा होगा कि पुरानी कहावत भी है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। तो हमारी जो मानसिकता है उस तरह से ढाली गई है आज़ादी के बाद से, हमारे पाठ्यक्रम को उस तरह से कॉलोनियल तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम यह समझ सके कि सिर्फ पढ़ाई से ही हम सफल हो सकते हैं। पढ़ाई तो आपको करनी है दोस्तों, लेकिन जब तक आप पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे तब तक आपका एक बहुआयामी बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब तक आपका बहुआयामी बहुमुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है तब तक आपके अंदर कभी भी वह कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वह बोल्डनेस नहीं होगा कि आप अपने ज़िले में जहाँ भी आपकी पोस्टिंग बतौर डीएम होगी, बतौर एसडीएम होगी, वहाँ पे आप कोई बोल्ड स्टेप ले सके। फिर आप भी एक उसी भेड़ बकरी की तरह हो जाएंगे, जो कि भेड़ चाल कहते हैं ना, भेड़ चाल में चलते हुए जो आपको ऊपर से सुनाया गया आप उसी फैसला को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत में आपको पता है कि अभी भी पिछड़ापन कितना अधिक है। आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, हर तरह का पिछड़ापन है। वहाँ पे आपके जैसे नए नौजवानों से, आपके जैसे शिक्षित नौजवानों से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उनके कल्याण के लिए, आप उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसे फैसले ले सके जो कि नवाचारी हो, जिसमें आपके अपने अनुभवों से, आपके अपने सीखों से कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जिनसे सच में उस तरह की मतलब जो जिस तरह के समाज में आप रह रहे हैं, हर समाज की एक विशिष्ट समस्या होती है। अब दिल्ली के समाज के समस्याओं को आप बिहार के समाज के समस्याओं से तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यदि दिल्ली के पाठ्यक्रम में जो आपने पढ़ा है उसी पाठ्यक्रम के हिसाब से आप यदि बिहार के समाज में समस्याओं के समाधान को तलाशेंगे तो हो सकता है आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आपके शिक्षा के स्तर पे, यदि आपके प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज के शिक्षा में यदि आपने कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लिया होगा, आपने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया होगा, आपने किसी और एक्टिविटीज़ में आप कभी स्कूल के तरफ से ट्रिप पे गए होंगे, आप कभी कॉलेज के तरफ से ट्रिप पे गए होंगे, छोड़िए स्कूल, आपस में ही तय किया होगा कि चलो आज किसी गाँव का भ्रमण किया जाए।
तो आप उस स्थिति में गांव के समस्याओं को देख पाए होंगे, और जब गांव के समस्याओं को देख पाए होंगे तभी आप उससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, तभी आपको पता होगा कि नहीं, अमुक जाति का, अमुक जनजाति का, अमुक महिलाओं का ये समस्या है, और तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि पढ़ाई से इतर आप जो है सो बहुत सारे अन्य गतिविधियों में शामिल हो सके। इससे दो फायदा होता है, एक तो आप समाज को बेहतर विकास के लिए जो है सो एक रास्ता दे पाएंगे, दूसरा आप अपने व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व होता है उसका भी उत्तम निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं अपने उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा कि मैं किन तरह की गतिविधि में शामिल होता था, ताकि आपको लगे कि ठीक है, मैं ऐसा काम भी कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिए हम सब जो है जब इस सिविल सेवा की तैयारी में जाते हैं तो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। किसी के हो सकता है पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उनको नियत समय पे जो है सो नियत एक राशि पहुंच जाती होगी, आप जिस भी शहर में रहते होंगे। कुछ ऐसे मित्र होंगे जो किसान कृषक पृष्ठभूमि से आते होंगे, जिनकी आय जो है सो पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर करती होगी, उचित समय पर उनको पैसा नहीं पहुंच पाता होगा। ऐसे बहुत सारी पृष्ठभूमि होती है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पिताजी कुछ नहीं करते होंगे। तो लेकिन आपने तमाम उदाहरण देखा होगा कि एक रिक्शा चालक का बेटा भी जो है सो आईएएस बनता है, एक स्लम में रहने वाला व्यक्ति भी आईएएस बनता है। तो वह कैसे बनता है? वह ऐसे बनता है जब वह खुद अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके अलग अलग काम करता है। और जब आप इस तरह के इनिशिएटिव लेके अपना अलग अलग काम करेंगे तो आप जो है सो अपने एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीखेंगे, आपको आपके व्यक्तित्व में खुद ब खुद जो है सो बहुत कुछ सुधार होगा। मैं जब ग्रेजुएशन के टाइम में गया था तो मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है। यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, या मैं भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा से मैं पढ़ा हूँ, या मैं दरभंगा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कितनी जिजीविषा है कि आप कुछ चीज़ों में जो है सो ध्यान देना चाह रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ आप सब तमाम कार्यकर्ताओं के जो कि अपने पढ़ाई के साथ साथ तमाम तरह के गतिविधियों में शामिल होते हैं। मुझे पता है आज जब कोरोना संक्रमण की बीमारी चल रही है, एक वैश्विक महामारी चल रही है, आप में से बहुत सारे लोग आज समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ये जो समाज सेवा में आप जुटे हुए हैं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि आप बस एक समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कल जब आप एसडीएम बनेंगे, कल जब आप डीएम बनेंगे, तो अभी आप जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि जब आप डीएम के तौर पे जाएंगे आपको बहुत सारी समस्याएं होती होंगी। कभी आपको प्रशासन तंग करता होगा, कभी आपको पुलिस तंग करता होगा, कभी आपके बातों को नहीं समझा जाता होगा, कभी आपको लगता होगा कि अच्छा हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब आप स्वयं उस प्रशासन के पोस्ट पर जाएंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा, जब मैं छात्र जीवन में था और मैं अमुक सामाजिक एक्टिविटी में रख था, मैं इस एक्टिविटी को करता था तो मुझे इस तरह की प्रशासनिक समस्या आती थी। तो आप चाहेंगे कि जब आप उस पद पर जाएं तो आप उन तरह के एक्टिविटीज़ को ना करें। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो अपने स्तर पे मैं बहुत सारे डिबेट कंपटीशन में भाग लेता था, मैं क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में भाग लेता था। बड़ी छोटी सी राशि मिलती थी, कहीं 500 रुपया, कहीं 1000 रुपया, लेकिन जिस दिन मैं वह प्राइज मनी लेकर आता था मैं खुश होता था, मेरे पिताजी खुश होते थे, मेरी माँ खुश होती थी, और मेरे खुद के अंदर एक इतना कॉन्फिडेंस आता था कि आज मैं कुछ करके आया हूँ, आज मैंने अपने से खुद से कुछ सृजन किया है। सृजन दो स्तर पे, एक तो मैंने कुछ वहां पर लिखा जो लोगों को पसंद आया, और निश्चित रूप से मुझे कुछ आर्थिक उपार्जन भी हुआ। तो यह जो एक संतुष्टि है, यह जो एक सेटिस्फेक्शन है, इसका कोई मोल नहीं है। आप भले घर से जो है सो 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, यथासंभव जो भी आपको घर से आता होगा, आपको हो सकता है कोई समस्या नहीं होती होगी आर्थिक दृष्टिकोण से, लेकिन जिस दिन आप छात्र जीवन में 500 रुपया भी अपने खुद से उपार्जन करेंगे, उस दिन जो आपको संतुष्टि होगी, उस संतुष्टि का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मैं जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय में था इन तरह के तमाम गतिविधियों में शामिल रहता था। फिर मैं जब मास्टर्स लेवल पे गया तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि मुझे घर से पैसा नहीं मिलता था या मुझे किसी चीज़ की परेशानी थी, लेकिन मुझे बैठना पसंद नहीं था। मतलब मैं 24 घंटा बैठा रहूं, और मैंने तो ये तो पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं 17 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी नहीं था, तो मुझे बैठना कभी नहीं पसंद था। हमारे बहुत सारे कौशल जी का नमस्कार है, वैभव जी का नमस्कार है। तो मैं जब अपने मास्टर्स के दिनों में था तो हमारे कुछ मित्र थे जेएनयू के, जिनका अपना जिनकी अपनी ट्रांसलेशन की कंपनी चलती थी। आपको पता है कि जेएनयू में बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, उर्दू, फारसी, बहुत सारे लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है। तो उनकी जो है सो मल्टीलिंगुअल कंपनी होती थी जिसमें ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन का काम होता था। तो कई बार क्या होता था, उन दोस्तों को कोई इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था,
कई बार इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई इंग्लिश बोल रहा है उसको हिंदी में बताने वाला व्यक्ति नहीं मिलता था। तो ऐसे ही किसी दिन, एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक दिन कॉल किया, सुशांत जी, मैं सुशांत जी का भी नमस्कार करूंगा, अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद अर्पित करूंगा कि मैंने यह भी काम किया और इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिला। तो मैं जब उनके साथ जुड़ के रहता था तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया कि भास्कर जी, ऐसे ऐसे बहुत ही ज़रूरी काम आ गया है कि फ्रांस की एक कंपनी है, हरियाणा में कृषकों के बीच में अपनी कुछ बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, कुछ अपना एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन करने का काम करना चाहती है, लेकिन उनके पास जो है सो वो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं और उनके भाषा को समझने वाले हरियाणा के गाँव में लोग नहीं हैं। तो क्या आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस इंग्लिश को जो है सो हिंदी में बोल के गांव वालों को समझा देंगे? तो मेरे मन में यह भाव नहीं था कि मुझे उसके लिए कुछ रुपया मिलेगा। मैं सहज तैयार हो गया कि चलो मैं गांव में जाता हूं, कुछ तो सीखने को मौका मिलूंगा कि फ्रांस की कंपनी आई है, आखिर वो क्या करना चाहती है गांव में, कम से कम मैं तो यह तो सीख जाऊंगा। तो मैं गया गांव में। फिर मुझे सुशांत जी ने बताया कि अच्छा, आप यह काम यदि कर देंगे तो मैं आपको 5,000 रुपया भी दे दूंगा। तो यह तो सोने पे सुहागा जैसा मेरे लिए हो गया कि चलिए कुछ मैंने सीख भी लिया, कुछ रुपया भी अर्जित कर ली मैंने। तो मैं गया गांव में, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। गांव वाले पहले हिचक रहे थे, मैंने देखा, आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से विदेशी लोगों के प्रति डर होता है कि वो लूटने आए हैं, खसोटने आए हैं, क्या करने आए हैं। तो मैंने उस डर को बिल्कुल नज़दीक से, मैंने उस डर को महसूस किया कि गांव वाले डर रहे थे कि उनके ज़मीन को कहीं हड़पने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। लेकिन मैं तो चूंकि उनके भाव को भी समझ रहा था, इनके भाव को भी समझ रहा था। निश्चित रूप से इनका उद्देश्य मुनाफा कमाना था, लेकिन उस मुनाफा के साथ जो यह टेक्नोलॉजी गांव में लाने का प्रयास कर रहे थे, उससे गांव वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होता। जिस खेती के मूल्य के लिए उनको मान के चलिए 10,000 रुपया मिलता था, उस खेती के लिए उनको 20,000 रुपया आने वाले समय में मिल जाता। तो यह दोनों के लिए लाभ लाभ की स्थिति थी, विन विन सिचुएशन था। तो मैंने अपने स्तर से उनके बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो यह मेरे लिए एक सीखने की जो है सो एक स्थिति थी। फिर आपको दोस्तों पता है, मेरे ऐसे मित्र जो कि मुझे जानते हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के समय से ही छात्र राजनीति में रत था। अंतिम दिनों में पीएचडी में मैं फिर छात्र राजनीति से विमुख हो गया, क्योंकि पीएचडी की बाध्यताएं थी, फिर परीक्षा भी थी, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना था। तो फिर मैं बाद में समय नहीं दे पाया, फिर मैं छात्र राजनीति से हट गया। लेकिन मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के समय से ही मैं छात्र राजनीति में था। जेएनयू जाने के बाद आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा हूँ, उसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने सक्रियता से काम की। मुझे याद है वह दिन भी, जिस दिन मेरे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। उस समय जेएनयू में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी और चूंकि मैंने एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, मैंने फ्री कोचिंग क्लासेस ली थी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ था जिनका एडमिशन होना था जेएनयू में, और वह उनके पेरेंट्स आए हुए थे एडमिशन करवाने के लिए। तो मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया हुआ था, उसके पास मेरे पास बहुत ही कम समय था कि मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको पता होता है कि 2 से 3 महीने का समय होता है मेंस के लिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि अच्छा, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, उनका जेएनयू में एडमिशन होने वाला है, तो मैं, आप यकीन कीजिए, जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चली थी लगभग 10 दिन तक, मैं 10 दिन तक जेएनयू के एडमिशन के हेल्प डेस्क पर जाके बैठा, और हेल्प डेस्क पर बैठने के बाद मैं शाम को जाता था, उसके बाद अपनी पढ़ाई करता था, रात को अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन दिन में डेली मैं हेल्प डेस्क पर बैठता था, लोगों की मदद करता था। उसमें मुझे एक संतुष्टि मिलती थी और काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता था कि किस तरह की समस्याएं होती हैं, गार्जियनों की अपेक्षा क्या होती हैं। नए शहर में, दिल्ली जैसे शहर में खास करके जब लड़कियों का एडमिशन होता है तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारी जो है सो दुविधाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, एप्रीहेंशंस होता है कि कैसे रहेगी, यहाँ पे तमाम तरह की बातें हैं जेएनयू के लेके, जो है सो उस समय लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संदेह था। उन बातों को दूर करना, मैं यदि 5 लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ सका तो यह मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैंने उन 5 लोगों को जेएनयू में लाया, क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने से एक किस तरह से जो है सुसंपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मुझे अंदर से एक संतुष्टि मिली। फिर जब तक मैं छात्र जीवन में रहा, मैं चुनाव की प्रक्रिया में भी भाग लेता था। मैं तमाम तरह की जो आंतरिक गतिविधि होती थी, आपने मुझे कई बार टीवी पे भी देखा होगा। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष को मैंने हर एक राष्ट्रीय टेलीविजन पर रखा है, चाहे वो एनडीटीवी हो, आज तक हो, तमाम तरह के राष्ट्रीय टेलीविजन पे आपने मुझे बतौर प्रवक्ता देखा होगा। उससे मेरी जो है सो ओरेटरी स्किल डेवलप हुई। मैं जो है सो, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अपनी बातों को ठीक से रख पाता हूँ, और उसके पीछे जो कारण था वो यही है कि जब जब मुझे मौका मिला, चाहे स्कूल का मंच हो, चाहे कॉलेज का मंच हो, चाहे अपने छात्र जीवन में, जेएनयू के जीवन में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब भी कभी मौका दिया अपने भाव को रखने के लिए, अपने पक्ष को रखने के लिए, तो वह मौका हो,
तो मैंने उसका यूटिलाइज़ किया। और इसी का नतीजा है कि आप जब भी, मैं दोस्तों, चाहे मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया था, चाहे मैं बीपीएससी के इंटरव्यू में गया था, या फिर मैंने तमाम तरह की इंटरव्यूज़ दी, आपको पता है कि मैं लंदन गया, मैं डेनमार्क गया, ऐसे लोगों से मिला जो कि हिंदी जानते तक नहीं है, अंग्रेजी भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं, भारतीय जो उच्चारण होता है उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुई। और जहाँ भी गया, मैं लंदन के पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी गया, वहाँ भी लोगों से मिला, लेकिन सब लोगों ने प्रशंसा ही की, एप्रिसिएशन ही किया। तो यह एप्रिसिएशन क्यों मिला? क्योंकि मैंने अलग अलग जगहों पर जब भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने भाव को प्रकट किया, मैंने लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। इसलिए मैं आप सबके साथ, आप सबको कहता हूं कि जब भी आपको मौका मिले, जहां भी आपको मौका मिले, अपने समाज में, अपने मोहल्ला में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने जहां भी आप जिस भी समूह में रहते हैं, जब भी आपको मौका मिले, आप लोगों को संबोधित कीजिए, लोगों के साथ संवाद स्थापित कीजिए, रचनाएं कीजिए, कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए और उनको लोगों को सुनाइए। इससे आपके अंदर का जो भाव है वह प्रबल होगा, और इससे जो है सो लोगों के बीच में किस तरह से अपने बातों को संप्रेषित करना है, बातों को प्रेषित करना है, किस तरह से अपने भाव को ठीक तरीके से रखना है, संतुलन बरकरार रखना है, इन चीज़ों को आप सीख पाएंगे। और जब आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे, तभी आपके एक प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण हो पाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें पूछी गई जो कि आपको पता नहीं होता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वहाँ पे आपको जो है सो बहस करनी चाहिए, वहाँ पे आपको झूठ बोलना चाहिए, लेकिन आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर यदि पब्लिक फियर नहीं है, आप इस बात से नहीं डरते हैं कि मैं इस चीज़ का सामना कैसे करूँगा, तो आप डरेंगे नहीं। आप उन सवालों का भी कुछ ना कुछ जो है सो हल निकाल लेंगे। और वह हल क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि आपने वैसी स्थिति पहले भी फेस की है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जब भी आपको मौका मिले, लिखिए। आप में से बहुत सारे मित्र होंगे जो कि सीबीएसई स्कूल से पढ़े होंगे, बहुत सारे मित्र बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे, लेकिन आप जहां भी पढ़े होंगे, जब आप हिंदी की पढ़ाई करते होंगे, अंग्रेजी की पढ़ाई करते होंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं यह बताया गया होगा कि संपादक को पत्र लिखना है। आपके सिलेबस का यह हिस्सा होगा कि लेटर टू दी एडिटर लिखना है, संपादक के नाम पत्र लिखना है, किसी अधिकारी के नाम पत्र लिखना है। वह आपको क्यों सिखाया जाता है? कभी आपने इस बात को सोचा कि संपादक के नाम आपको पत्र लिखने के लिए क्यों सिखाया जाता है? किसी अधिकारी को आपको आवेदन लिखने के लिए क्यों सिखाया जाता है? इसलिए नहीं सिखाया जाता है कि आप अमुक परीक्षा को दें, उसमें उत्तीर्ण हो जाए, आपके अच्छे अंक आ जाए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपको संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए इसलिए सिखाया जाता है, अधिकारियों को आवेदन लिखने के लिए इसलिए सिखाया जाता है, ताकि जब भी समाज में रहते हुए आप एक तरह के समस्याओं को झेलें, जब आप किसी समस्या से रूबरू हो सके, तो आप संपादक के नाम एक पत्र लिख सकें कि संपादक महोदय, मेरे अमुक मोहल्ले में जल जमाव की समस्या है, अमुक वार्ड परिषद पार्षद जो हैं इस समस्या पर जो है सो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं आपके प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। तो जब इस तरह की खबरें प्रकाशित होंगी, जब इस तरह की खबरें जन सामान्य के बीच में जाएंगी, तो जो आपका जनप्रतिनिधि है वह भी जो है सो लज्जित होगा। उसे भी लगेगा अब तो वह जो है सो एक्सपोज हो गया है, कुछ करनी चाहिए। लेकिन जब तक आप मौन धारण करके रहेंगे, जब तक आप चुप्पी साध के रहेंगे, तब तक जो है सो स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी, तब तक उस समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है। आपने यदि देखा कि आपके मोहल्ला में, आपके समाज में, आपके शहर में सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जो है सो अपने कलेक्टर को, अपने एसडीएम को, अपने एसडीओ को पत्र लिख सकें कि साहब ऐसे ऐसे सड़क की स्थिति खराब है, या मैंने देखा है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गतिविधि होती है, इसलिए मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अमुक जगह पर जो है सो पुलिस बल की तैनाती की जाए, ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस हो सके। और जब आप इन तरह की गतिविधि में शामिल होंगे, तभी जो है सो आपका एक नागरिक भाव जो है, जो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, तभी उसका जो है सो कर्तव्य बोध हो पाएगा, तभी उस कर्तव्य परायणता को जो है सो आप निभा पाएंगे। तो यही तो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी। यही एक्स्ट्रा एक्टिविटी जब आप करते रहेंगे, आप यह मत सोचिए कि एक दिन आप एसडीएम बन जाएंगे, उसके बाद सारी समस्याओं का अचानक से जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। वह जो भाव होता है कि समाज के लिए कुछ करना है, समाज की समस्याओं को खत्म करना है, वह भाव आपके छात्र जीवन से ही आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। और वह जागृति जितनी प्रबल होगी, आपके अंदर इस सर्विस में जाने के लिए, इस सेवा में जाने के लिए वह भाव भी उतना ही प्रबल होगा। तो इसलिए छात्र जीवन से ही आप तमाम तरह की एक्टिविटीज में शामिल होइए। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था, कई लोगों को लगता होगा कि आप किसी छात्र एक्टिविटी में शामिल होते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं, नारे लगाना जो है सो सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम होता है, या नारा लगाना जो है सो हीन भावना को दर्शाता है। क्या बिल्कुल नहीं है।
जब आप नारा लगाते हैं तो आपकी जो यह कंठ की नली है वह साफ होती है, आपके भाव में, आपके आवाज़ में जो है सो एक बोल्डनेस आती है, आप जो है सो तेज आवाज़ में बोल पाते हैं। कई बार आप ऐसे समस्या में फंस सकते हैं, हो सकता है आपके जिले में, आपके अनुमंडल में जो है सो छात्रों का आंदोलन हो जाए और वहाँ पे आपको कोई माइक की व्यवस्था नहीं हो, आपकी आवाज़ यदि मध्यम होगी, आपकी आवाज़ में यदि एक बुलंद स्वर नहीं होगा, तो आप अपने आवाज़ को जो है सो अंतिम छात्र तक पहुँचा नहीं पाएंगे, अंतिम ग्रामीण तक पहुँचा नहीं पाएंगे। वहाँ पर एक बुलंद आवाज़ चाहिए, और वह बुलंद आवाज़ कब आएगा? जब आपने कभी जीवन में नारा लगाया होगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप राजनीतिक नारा ही लगाइए, कई तरह के नारे होते हैं। 15 अगस्त के दिन आपके स्कूल में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगते होंगे, कई तरह का जय घोष होता होगा। तो कहने का यह मतलब है कि हर चीज जो आपके आसपास घटता है उसका कुछ ना कुछ एक सिंबल होता है, उसका कुछ ना कुछ एक प्रयोजन होता है, वह निरर्थक नहीं होता है। इसलिए आप अलग अलग एक्टिविटीज में जरूर शामिल हो, और एक्टिविटीज में शामिल होंगे तभी आपकी पर्सनालिटी विकसित होगी। लिखने से क्या होगा कि जब आप मेंस में लिखने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जब आप समाज की चीज़ों को लिखते रहेंगे तो आपको उसको लिखने का एक अभ्यास रहेगा, और उस अभ्यास की वजह से जो है सो आप मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जाम जो होता है उसमें चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेषित कर पाएंगे, उसमें अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, और आपको निश्चित रूप से दूसरों से जैसे अच्छा अंक आएगा। यकीन मानिए, जब आप कुछ लिखने का प्रयास करते हैं, जब आप कुछ डिबेट करने का प्रयास करते हैं, जब कुछ आप ऐसे लिखते हैं, तो उससे पहले आपको रिसर्च करना होता है, क्योंकि बिना रिसर्च तो आप लिखेंगे नहीं। और यही रिसर्च करने की, देखिए कोई व्यक्ति सीधा पीएचडी में रिसर्च करता है, और कोई जो है सो हो सकता है स्कूल जीवन से ही रिसर्चर हो जाए। रिसर्च करना कोई पीएचडी की डिग्री नहीं होती है। यह हमारे शिक्षा व्यवस्था की जो है सो एक तरह से विडंबना है कि बस जो पीएचडी करता है उसी को ही रिसर्च स्कॉलर माना जाता है। लेकिन रिसर्च करना तो एक प्रवृत्ति है, शोध करना एक प्रवृत्ति है, और शोध आप किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। और जिस दिन आपके अंदर शोध करने की प्रवृत्ति जग जाएगी, शिक्षा से इतर, अपने करिकुलर से इतर, जब आपके अंदर शोध करने की प्रवृत्ति जग जाएगी, तो आप निश्चित रूप से हर चीज़ के विषय में शोध करना चाहेंगे। फिर आपके अंदर जो है सो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य, कि हमें अपने अंदर जो है सो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। जो एक वैज्ञानिकता है वह डेवलप करना चाहिए। और वह वैज्ञानिकता कैसे आता है? वो वैज्ञानिकता तभी आता है जब आप चीज़ों का शोध करेंगे। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप शामिल हों। एक प्रश्न आया है कि ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ने वाले बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर भविष्य के लिए अच्छे जगह पाने की सोच रखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा भैया? निश्चित रूप से ऐसे लोग, अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं है कि बस सिविल सेवा के लिए ही जाना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा में पीएचडी करना चाहते होंगे, एमए करना चाहते होंगे, और उच्च शिक्षा में जाके जो है सो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने की लालसा रखते होंगे। तो जैसे आपने पीएचडी कर लिया, तो पीएचडी, आप सबको पता है कि पीएचडी के बाद आप प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। रोशन जी का पूछना है कि ग्रामीण परिवेश, हाँ रोशन जी ठीक है, एबीवीपी सहरसा के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वही रोशन जी का प्रश्न है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यदि आपने पीएचडी कर लिया तो आप निश्चित रूप से प्रोफेसर हो सकते हैं। प्रोफेसर होने के का एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे, सिविल सेवा में चले जाएंगे, तो कई सारे राजनीतिक विषयों पर आप अपने मनोभाव को स्पष्ट तरीका से या खुलकर जो है सो सामने नहीं रख सकते हैं। क्योंकि एक सिविल सेवक की क्या जिम्मेदारी होती है? वह जिम्मेदारी है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसको हूबहू जैसा सरकार की तरफ से निर्देश दिया जाता है, उसको अपने जिले में, अपने राज्य में, अपने अनुमंडल में उसको उसी तरह से जो है सो अनुपालन किया जाए। यह एक सिविल सेवक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आप प्रोफेसर बनते हैं तो प्रोफेसर का क्या काम होता है, उच्च शिक्षा की क्या जिम्मेदारी होती है, यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी होती है? वह होता है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। मतलब आपको आलोचना, सकारात्मक आलोचना। अब आप ऐसे आलोचक ना हो जाए जिसे जिसे काकवृत्ति आलोचक कहते हैं, कि कौवे की तरह बस कौ कौ करते रहें, हर चीज़ के प्रति जो है सो आलोचना ही करते रहें। एक होता है मतलब जो सकारात्मक आलोचना। और यदि आप प्रोफेसर होंगे तो यदि आपके अंदर सकारात्मकता है तो आप जो है सो राजनीतिक गतिविधि में भी शामिल हो सकते हैं, आप समाज को एक उत्तम दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो उच्च शिक्षा में जाने का एक लाभ तो यह है कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर मिसाल के तौर पे आप मानिए कि अच्छे यूनिवर्सिटी से, यदि आप आईआईटी से, जेएनयू से, डीयू से, बीएचयू से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ऐसे तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से यदि आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, इस तरह की डिग्रीज हासिल करते हैं, तो देश में बहुत सारा थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक में आपको हायर किया जा सकता है। जैसे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जैसे इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, इस तरह की बहुत सारी जो थिंक टैंक हैं, वह आपको आपके शोध करने, फिर वहाँ पे आपके शोध करने की प्रवृत्ति दिखनी चाहिए कि आप शोध करना चाहते हैं। और वह प्रवृत्ति कैसे दिखेगी?
जब आप ग्रेजुएशन के स्तर से, जब आप एमए के स्तर से कुछ इस तरह के चीज़ों का संकलन, जैसे मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के समय में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक काम किया, फिर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, वो तो बस ग्रेजुएशन के छात्र हैं ना, तो आप उनसे प्रेरित हो सकते हैं कि देखिए उन्होंने एक स्तर पे शोध किया, एक सकारात्मक काम किया, यदि उस शोध के रिपोर्ट के साथ वह किसी थिंक टैंक में जाएंगे तो हो सकता है उनको सीधा सीधा रख लिया जाए, तो आपको बहुत सारे थिंक टैंक में भी नौकरी मिल सकती है। तो इस तरह की उच्च शिक्षा में जाने के बाद आप जो है सो फिर उच्च शिक्षा में यदि आपने पीएचडी नहीं किया, एमए किया, फिर बीएड एमएड करके आप जो है सो हायर एजुकेशन में जो इंटर कॉलेज होता है उस तरह के स्कूल्स में जो है सो आप पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप हायर एजुकेशन में जाने के बाद कर सकते हैं। नीतीश जी का एक प्रश्न था कि एसडीएम और एसडीसी में क्या अंतर होता है। नीतीश जी देखिए, एसडीएम और एसडीसी और एसडीओ तीन चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सीनियर सब डिविजनल ऑफिसर। दो तरह का जो है सो कर्तव्य होता है। जब सिलेक्शन होता है किसी का, मतलब आप जब आईएएस बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो आपका दो तरह का काम होगा। एक काम थोड़ा सा जो है जुडिशियल तरीका का होता है। सिपिन जी नमस्कार। दो तरह का काम होता है, एक होता है सामान्य प्रशासन का काम, सड़क नहीं है, समस्याएं हो रही हैं, योजनाओं का अनुपालन करना, यह सामान्य काम होता है। और दूसरा काम होता है मजिस्ट्रियल ड्यूटी, जो कि जब आप मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करेंगे, आपने सुना होगा कि एसडीएम का कोर्ट लगता है, जब आप मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करेंगे तो वही व्यक्ति एसडीएम कहलाता है। और जब आप सामान्य प्रशासन का काम करेंगे, योजनाओं का अनुपालन करेंगे, तब वही व्यक्ति एसडीओ कहलाता है। यह तो हुआ एसडीओ तथा एसडीएम में अंतर, जिसे आपने समझ लिया होगा। अब यही स्तर जो है, यही भेद जो है सो डीएम के स्तर पे भी होता है। जब वह अपना सामान्य काम कर रहा होता है, सामान्य प्रशासन का काम कर रहा होता है, तब हम उसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, जिसका काम होता है राजस्व की उगाही करना, जिसे हम कलेक्ट मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, उसका काम है राजस्व की उगाही करना। लेकिन जब वो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहा होता है, जब उसका कोर्ट लगता है, तो उसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। यह अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए, आपने पूछा कि एसडीसी क्या होता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, जिसके ऊपर जिस रैंक पर अभी बिहार में सिलेक्शन हो रहा है लोगों का। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले, आज से 7-8 साल पहले, बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसे हम बीएएस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, उसमें सिलेक्शन बतौर बीडीओ के रूप में होता था। बीडीओ उसका सबसे उच्च पद होता था प्रशासनिक सेवा में, और बीडीओ को डिप्टी कलेक्टर कहा जाता था। लेकिन बहुत सारे अन्य राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में प्रशासनिक सेवा में सीधे एसडीओ या एसडीएम के लेवल पर बहाली होती थी। तो बिहार ने भी उसी व्यवस्था को यहाँ पर उसी व्यवस्था को जो है सो लागू करने का प्रयास किया। तो अब आपको पता है कि क्या हुआ कि जब यहाँ पर लागू किया गया, तो बीडीओ अभी भी जो है सो, बीडीओ यदि पुराने नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखा जाए तो बीडीओ डिप्टी कलेक्टर रह गए, और अभी जो बहाली हो रही है, मतलब जो है सो वो एसडीओ के समकक्ष अधिकारी होते हैं। मतलब यदि आप ग्रेड पे के रूप में देखेंगे, पे उनका जो देखेंगे वह लेवल 9 का होता है, जो कि एसडीओ के लेवल का होता है, लेकिन उनका डेसिग्नेशन क्या होता है, वह बीडीओ डिप्टी कलेक्टर होता है। और जो अधिकारी अभी बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन होते हैं, उनको सीनियर डिप्टी कलेक्टर का एक डेसिग्नेशन दिया गया है। तो आशा है कि अब आप इस अंतर को समझ लिए होंगे। अब जहाँ पे रिक्ति होगी, जिस अनुमंडल में रिक्ति होगी, जिस जिला में रिक्ति होगी, हो सकता है इनको जो है सो वहाँ पर एसडीओ का या एसडीएम का प्रभार मिले। तो यह एक अंतर है जिसे आप समझ गए होंगे। अब इसके इतर यदि आपका और भी कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि आज का जो मुख्य विषय था, जिसके लिए जो मुझसे बोला गया था कि जिस विषय पर चर्चा करनी थी, उसका विषय यही था कि परीक्षा से इतर। तो मैं यदि फिर से एक बार समराइज कर दूँ, कंक्लूड करूँ, तो दोस्तों आपको 17 घंटा 18 घंटा पढ़ाई नहीं करनी है। आपको जो है सो एक मुखी व्यक्ति नहीं बनना है, आपको बहुमुखी व्यक्ति बनना है। और बहुमुखी व्यक्तित्व के लिए आप खेलिए, पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, आप बाजार घूमिए, सिनेमा देखिए, काफ़ी कुछ, हर जहाँ से भी आप सीखना चाहें आप तमाम जगहों से सीख सकते हैं। आप ऐसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, जो भी, संपादक को पत्र लिखिए, अधिकारी को पत्र लिखिए, अखबार में आर्टिकल लिखिए, जहां भी आपको जो भी मौका मिले इस तरह की गतिविधि में शामिल होइए। आप राजनीतिक गतिविधि में शामिल होइए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एक अच्छी बात यह थी कि यह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। यह जो है सो छात्रों के लिए काम करता है। लेकिन आप जब किसी ऐसे संगठन से जुड़ जाते हैं जो कि सीधे सीधे राजनीतिक पार्टी की जो है सो स्टूडेंट विंग होती है, तो क्या होता है कि छात्र जीवन से ही आपकी मानसिकता एक दिशा में चलने लगती है।
स्टूडेंट को पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होना चाहिए। छात्रों को जो है सो एक छात्र के तरीके से सोचना चाहिए, और वह तभी हो सकता है जब आप ऐसे संगठन के साथ जुड़ें जिस जिस जो है सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ ना हो। तो इसलिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद जो है सो बुद्धिमान हैं, आप इस तरह की चीज़ों को खुद से निर्धारित करेंगे तो अच्छा होगा। आप उनके माध्यम से बहुत सारी सृजनात्मक गतिविधि होती है। जैसे अभी अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, आप अम्बेडकर जी के जयंती में जो है सो कुछ योगदान दे सकते हैं। अभी कई जो है सो विवेकानंद जी के जन्मदिन पर जब युवा दिवस मनाया जाता है तो उस पर बहुत सारी सृजनात्मक गतिविधि की जाती है, कवि गोष्ठी होती है। यदि आप कविताएं लिखते हैं तो उसमें कविताएं सुनाइए, आप पत्र लिखिए, पत्राचार कीजिए, आप ब्लड डोनेशन कीजिए। तो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में आपको शामिल होने की आवश्यकता है। और यह चीज़ें आप यकीन मानिए, जिस दिन आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप यदि इतनी सारी चीज़ों को करके जाएंगे तो आप काफ़ी बोल्ड महसूस करेंगे, आप अपने हॉबी में इन चीज़ों को बता पाएंगे, लिख पाएंगे, और जो है सो आपके प्रति जो इंटरव्यू बोर्ड का एक भाव होगा वह काफ़ी अच्छा होगा और आपको काफ़ी अच्छे अंक आएंगे। तो दोस्तों, आशा है कि इस सेशन से आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आप सबने प्रश्न पूछा, यदि आपके मन में और भी कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अन्यथा अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करने का समय हो गया है, आप सबसे विदा लूँगा। मैं 1 मिनट तक इंतज़ार करता हूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछें, या फिर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, आप में से किसी का अब कोई नया प्रश्न नहीं आ रहा है तो चलिए इस सेशन को आप यहीं पे समाप्त किया जाए। फिर से आप सबके साथ कभी मुखातिब होने का मौका मिलेगा। इसी भाव के साथ मैं इस सेशन को अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।